तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द चैप्टर गवर्नमेंट फॉर डेवलपमेंट। इसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट क्योंकि वो उसका इसका इस चैप्टर से अभी कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उस चीज को हम हटा रहे हैं। बस एक बेसिक पॉइंट लेकर आए हैं। आपको जो भी वीडियो मिले वो कंफर्म मिले, इसलिए मैंने वैसा कुछ किया है। ऐसा कोई नहीं है। वो वीडियो भी, क्लिप भी जो होंगे वो अवेलेबल रहेंगे आपके पास। आप चाहो तो वायरल कर सकते हो, डजेंट मैटर। ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। जो भी चीजें हैं जो हम लोग डेली यूज करते हैं, यही बातें थी, कोई भी नया चीज नहीं था। ठीक ना? देखो, तो हम लोग का ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ये बता रहा है कि द गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन है रिस्पॉन्सिबल कंट्री के डेवलपमेंट के लिए? गवर्नमेंट। ठीक ना? हम लोग किसको मानते हैं? गवर्नमेंट को मानते हैं। ठीक ना? अब देखिए, अगर कंट्री में एग्रीकल्चर डेवलपमेंट नहीं होता है तो हम लोग सीधे गवर्नमेंट को बोलते हैं। अगर इंडस्ट्री का डेवलपमेंट नहीं होता तब भी हम लोग गवर्नमेंट को ही बोलते हैं। और इन केस कॉमर्स, कॉमर्स समझ रहे हैं ना? कॉमर्स यानी कि बिजनेस, बिजनेस के बीच में डेवलपमेंट ना हो, कम्युनिकेशन डेवलप ना हो जाए। ठीक ना? तो ये सभी के सभी हम लोग किसको रिस्पॉन्सिबल मानेंगे? गवर्नमेंट के लिए। तो गवर्नमेंट को भी इन सभी जो भी आपके नीड है, आपके जो भी डिमांड्स है, उसको फुलफिल करने के लिए वर्क तो करना पड़ेगा ना। जिनका भी रेज हैंड है, नयन, आकांक्षा और पूर्णिमा, अगर कोई नीड नहीं है तो आप उसको लोअर कर लीजिए। ठीक है? नीड है तो बिल्कुल आप उसको अभी भी रेज हैंड रख सकते हो। आकांक्षा श्रीवास्तव। ठीक ना? अब क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या करता है कि गवर्नमेंट बहुत ही सिस्टमैटिक सी प्लानिंग करता है कि उसे किस तरीके से अपने कंट्री को मतलब कि जहां पे भी वो रूल कर रहा है, यहाँ पे कंट्री बात करेंगे तो सीएम की अगर बात करेंगे तो सीएम स्टेट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और पीएम जो होगा थ्रू आउट द कंट्री के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बात तो समझ में आ रही होगी। अब बिहार के सीएम भाई, इनको तो यूपी के डेवलपमेंट से कोई ज्यादा मतलब है नहीं। मतलब ही नहीं है, सीधी सी बात है, मतलब ही नहीं है। अगर वो मतलब की बात करते हैं तो दैट इज ओनली फेक, फेकिज्म जो होगा उसको शो कर रहे हैं। बिल्कुल भी कुछ नहीं है, कोई मतलब नहीं उनका। ठीक ना? तो गवर्नमेंट को ही हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। और गवर्नमेंट क्या करता है कि इन्हीं सब चीजों को सेंट्रल लेवल पे समझने के लिए उसने सबसे पहले प्लानिंग कमीशन जो होगा उसको कंस्टिट्यूट किया। और प्लानिंग कमीशन कंस्टिट्यूट हुआ है 15 ऑफ मार्च 1950 को। याद रहेगा, प्लानिंग कमीशन कब बना है? तो 15 ऑफ मार्च 1950 को। ठीक ना? बना था, लेकिन अभी खत्म हो चुका है। आपको मालूम है कि नहीं? प्लानिंग कमीशन अब वर्क में नहीं है। प्लानिंग कमीशन अब खत्म हो गया है। अब इसके बगल में, बदले में एक आयोग आया है जिसका नाम है नीति आयोग। सुने आप लोग नाम? नीति आयोग ये वर्क करता है। और प्लानिंग कमीशन आया था ना, तो प्लानिंग कमीशन जो होगा वो उस टाइम पे 5 साल का प्लान लेकर आता था, और उसको हम लोग बोलते थे 5 ईयर प्लान। 5 साल का एक प्लान लेकर आएगा, और वो जो प्लानिंग होगी उसकी 5 ईयर प्लानिंग कहलाएगी। इज इट क्लियर? सिंपल सी बात है, टर्म समझ गया? ये गवर्नमेंटल बात है भाई, सब कुछ वही है, सब कुछ वही है। ठीक, वो नहीं होता है क्या, एक कहावत होता है, यू में यूज, अगर तुम चाहो तो, कि बस सब एक नाम चिपका दिया गया है, नीति आयोग नाम बदलकर प्लानिंग कमीशन का, बाकी कुछ नहीं है। और वो बस एक गवर्नमेंटल पॉलिसी है। ये दिया हुआ है 1950 में। किसकी सरकार थी 1950 में? कांग्रेस की थी ना। और बीजेपी इसको 2017 में आके बदल दिया, खत्म हो गया ये। अब ये जो था, अब नीति आयोग के नाम से आता है। तो चलो, अभी आपके बुक में जो होगा वही दिया हुआ है, उसी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। प्लानिंग कमीशन जो होगा, प्लानिंग कमीशन आता है और वो क्या करता है, 5 ईयर प्लान जो होगा, 5 ईयर प्लान हमारी कंट्री में लगाना शुरू करता है। देखिए, हम कुछ ज्यादा ही नीचे चले गए थे। ठीक ना? अब ये 5 ईयर प्लानिंग का जो एक्स ऑफिशियल चेयरपर्सन होता है, या जो हेड होता है, वो हेड कौन होता है? हेड होता है कौन? पीएम। ठीक है? अच्छा, ये बता सकते हो कि 5 ईयर प्लान किस कंट्री से लिया गया है? किस कंट्री से ये 5 ईयर प्लान लिया गया है? यूएसएसआर, सोवियत यूनियन। ठीक है, रशिया से लिया गया, बिल्कुल सही बात है। अब ये प्लानिंग कमीशन जो 5 ईयर प्लान क्यों बनाता है? क्योंकि देखो, तुम शॉर्ट टर्म इंटरवल के लिए अगर कोई प्लान बनाओगे ना, तो वो शॉर्ट टर्म काम के लिए होगा। शॉर्ट टाइम में तुमको अगर कोई काम करना होगा तो तुम छोटे छोटे प्लानिंग कर पाओगे। 5 ईयर एक बड़ा सा टर्म होता है, और इस टर्म पे आप एक लंबा सा प्लानिंग करके उसके ऊपर वर्क कर सकते हो। ठीक ना? तो अगर आपने एक लंबा टाइम दिया है तो उस टाइम पे आप किसी भी अपने डिसीजन को सही तरीके से आप उसको फॉलो अप कर पाओगे।
रिजल्ट यह होगा कि आप एक सही कंक्लूजन पे निकल पाओगे। तो 5 ईयर प्लान जो होगी उसकी नेसेसिटी बनी, और 5 ईयर प्लान जो होगा यूएसएसआर में बहुत ही फेमस हुआ है। इंडिया ने वहां से छुड़ाया है अपने पास, और अपने पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 5 ईयर प्लान को भी डाल लिया। और 5 ईयर प्लान जो होगा इसके वर्क क्या क्या होते थे, उसमें किया क्या था। तो सबसे फर्स्ट वन था कि देखो ये पूरा का पूरा नोट का बुक ही है, नोट्स ही है पूरे के पूरे बुक में। तो हम कहीं भी कुछ भी लिखवाने नहीं जा रहे हैं, ये सभी के सभी खुद में नोट्स है ये। तो इसका वर्क क्या होता है, टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। दिख रहा है ये तुम्हारे नोट्स है जो अभी टिक आउट करने जा रहे हैं। टू एक्सेस द रिसोर्सेज, एक्सेस द रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है कि आपको पता भी करना है कि कहाँ कहाँ कितने रिसोर्सेज हैं, और उन रिसोर्सेज को हम यूज भी कैसे करें। ये दोनों काम आपको करना है, टू एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। उसके बाद टू फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्री रिसोर्सेज, यानी कि अब ऐसा आपको एक प्लान एग्जीक्यूट करना है जिससे कि आप इफेक्टिव, तुम लोग सुनते हो ना रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है ना, तो सारे के सारे तो रिसोर्सेज है। अब ऐसा ना हो कि हम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होगा उसको खूब अधिक यूज कर जाए, तो फिर पता क्या चलेगा कि आगे के एक टाइम पे ऐसा आएगा कि हमारे पास रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं। तो हमको एक इफेक्टिव और उससे हमको मैक्सिमम बेनिफिट भी लेकर आना है। तो हमको प्लानिंग ऐसी करनी है कि हमको इफेक्टिव भी रहे और नेचर में बैलेंस भी उसका जो होगा बना रहे। ठीक है, तो फॉर्मुलेट प्लान्स फॉर इफेक्टिव एंड बैलेंस यूटिलाइजेशन ऑफ द कंट्रीज रिसोर्सेज। उसके बाद हमारी कंट्री की इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसे होनी चाहिए, उसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या होने चाहिए, मतलब किस लेवल पे हम वर्क करेंगे कि हमारे कंट्री का जीडीपी खूब अच्छी ग्रेस कर सके। ठीक ना, किस एक्सटेंट तक हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज, ठीक ना, यहाँ पे है। और एट द लास्ट टू सुपरवाइज द फेयर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि ऐसा कहीं ना हो कि किसी को हाई अमाउंट में रिसोर्सेज मिल जाए, जैसे कि अमीरों के साथ जनरली होता है कि अमीरों को बहुत ही अधिक अमाउंट में रिसोर्सेज मिलते हैं और गरीबों को रिसोर्सेज नाम पे कुछ भी अवेलेबल नहीं होता है। तो इन सभी चीजों के ऊपर देखने के लिए दीज आर द 5 की फीचर्स, इन्हीं के लिए हमने क्या किया कि 5 ईयर प्लान जो होगा उसको डेवलप करना शुरू किया। ठीक ना, अब ये जो 5 ईयर प्लान जो होगा इन्होंने क्या किया कि एक 15 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा बना दिया। मतलब 5 ईयर प्लान 3 बार बन जाएगा तो कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा ना। तो इन्होंने क्या हुआ कि 15 ईयर नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा जो होगा वो बनाना शुरू कर दिया। अब ये एजेंडा जो होगा वो हर लेवल पे चलता है। अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे एग्रीकल्चर, फिर मैन्युफैक्चरिंग, फिर उसके ऊपर अभी टर्शरी सेक्टर के ऊपर चल रहा है, डिफेंस वगैरह सब के ऊपर प्लानिंग की जाती है। ठीक है, अभी 5 ईयर प्लान पे ही आते हैं। तो 5 ईयर प्लान की अगर बात करें तो हमारे कंट्री में जो होगा वो कई सारे 5 ईयर प्लान लगे हैं। तो टोटल नंबर ऑफ 5 ईयर प्लान जो होंगे वो 12 हुए हैं अभी तक। अभी तक अब खत्म हो गए हैं भाई। तो यही 12वां 5 ईयर प्लान जो था दैट वाज द लास्ट। और 6 जो होंगे वो एनुअल प्लान बने हैं। एनुअल प्लान समझ में आ रहा है ना, एनुअल यानी कि एक साल। तो 6 एनुअल प्लान बने हुए हैं, और वहीं पे जो होंगे 12 5 ईयर प्लान बने हुए हैं। ठीक ना, कितने 5 ईयर प्लान है दिख भी रहा होगा सामने, अब तो बोल दो सब। हाँ 12 है। और कितने एनुअल प्लान है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ एक एनुअल प्लान कुछ के कॉजेस क्या क्या थे। तो देखो जरा, 1965 में एक वार हुआ था इंडो और पाकिस्तान के बीच में। इंडो पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और उस युद्ध के बाद जो होगा ड्रफ आ गया। ड्रफ समझ में आ रहा है ना, सूखा पड़ गया, प्राइस बढ़ गया, डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी यानी करेंसी की वैल्यू घट गई, रिसोर्सेज का रिडक्शन हो गया। और ऐसे में हमारे पास इतना अधिक रिसोर्सेज बच नहीं पाया कि हम लोग जो होगा 5 ईयर प्लान को लॉन्च कर सके। रिजल्ट क्या हुआ कि उस बीच में 1966 से 1969 तक 3 एनुअल प्लान आते हैं। ठीक ना, समझ में आ रही बात। उसके बाद फिर जो 5 ईयर प्लान था वो बीच में ही टर्मिनेट कर दिया गया। और उसके बाद फिर क्या होता है कि फिर उसके बाद एनुअल प्लान कुछ आते हैं, और फिर वैसे ही क्या होता है कि 8 5 ईयर प्लान जो था वो भी इफेक्ट नहीं पाया। तो उसके बाद में भी जो होगा कुछ एनुअल प्लान आए हैं। तो ऐसे करने करते करते टोटल 6 एनुअल प्लान जो होगा हमारे पास आए हैं। यहाँ पे कुछ नाम लिखा हुआ है कब कब एनुअल प्लान है, ये दिख जाओ, देख लो तुम लोग। ठीक ना, ये हमारे पास 3 एनुअल प्लान यहाँ पे डायरेक्ट है। और नहीं क्या काम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 एनुअल प्लान जो होंगे 1966 से लेकर 1969 तक कंटिन्यूसली चले हुए हैं। फिर उसका 5 ईयर प्लान जो था ये 1974 तो 1979 तक चलने वाला था, लेकिन 1978 में टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया। तो फिर एक साल बचा था, तो उसमें एनुअल प्लान चला। और फिर यहाँ पे जो आपका 7th 5 ईयर प्लान था, ठीक है, उसके बाद जो 8th 5 ईयर प्लान हम लोग लगा नहीं पाए थे उस टाइम पे, हमारे पास 2 एनुअल प्लान बने हुए हैं। फिर उसके बाद से लगना शुरू हो गया। और 12th 5 ईयर प्लान के बाद तो ये खत्म ही हो गया है। हो गया, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? पंचवर्षीय योजना कहते हैं हिंदी में 5 ईयर प्लान।
कोई प्रॉब्लम हो तो बोलिए। अब देखो वही 5 ईयर प्लान जो था 5 वर्षीय योजना बन के अब 3 वर्षीय बनते हैं, तो नीति आयोग जो होगा अब बनता है, और वो क्या करता है कि वो एक नया ही प्लानिंग कमीशन लेकर चलाया है, एक नया प्लानिंग बनाता है। ये गवर्नमेंट पॉलिसीज है बाबू, कभी भी कोई भी चेंज कर देता है, गवर्नमेंट के अंडर है, ठीक ना। तो इसीलिए नीति आयोग अब आ चुके हैं, नीति आयोग जो होंगे इसके ऊपर काम करते हैं। और कुछ, और कोई क्यूरी किसी की? श्रेया क्या कर रही हैं? आगे बढ़े, बात नहीं समझे तुम्हारा हम अपर में सर, एक बार 5 ईयर प्लान हो जाता है तो हैंड रेस कीजिए, जरा डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कर रही है बोलिए, सर, आवाज आ रहा है ना? बोलिए क्या बोल रहे थे आप? हेलो सर, वॉइस आ रही है? अपर में आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ हल्की आ रही है, बोलिए। सर हम कह रहे थे कि सर एक बार 5 ईयर प्लान आ गया तो फिर उसके बाद एनुअल प्लान क्यों आता है सर, मतलब क्या पैटर्न है सर इसका? देखो, अगर एक बार 5 ईयर प्लान आ गया है तो 5 ईयर प्लान फिर एनुअल प्लान नहीं आता है, इस चीज का ध्यान रखिए। 5 ईयर प्लान आता है ना, तो नई जो सरकार आती है वो सरकार भी उस 5 ईयर प्लान को लागू रखेगी, चेंज नहीं कर सकती है। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा क्या होता है ना कि जो 5 ईयर के एम है, मतलब कि जिस तरीके से एग्जीक्यूट करना था हमें 5 ईयर प्लान को, वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। मतलब कि हम कुछ एम रखते हैं कि 5 साल के अंदर हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या हमको गेन लेना है, इन केस अगर हम गेन नहीं कर पाए ना, रिजल्ट क्या होता है कि उस समय उस 5 ईयर प्लान को कैंसिल कर दिया जाएगा, और फिर उस टाइम पे आप नया 5 ईयर प्लान लेकर आ सकते हो। या जनरली क्या किया जाता है कि उस टाइम पीरियड को फुलफिल करने के लिए एनुअल प्लान से काम चला लिया जाता है। समझ में आई बात? नहीं यस कर सर। सकते हैं उसको टर्मिनेट हम। ओके सर। ओके, और कुछ? शशांक तुम्हारी बातें भी हमको समझ में नहीं आई, चलो फिर आगे देखेंगे। चलो अब यहाँ तक आते हैं, कब कब क्या क्या 5 ईयर प्लान है तो उसमें लोग डिस्कस कर लिए थे। अब देखो जो 12th 5 ईयर प्लान, जो रिसेंटली जो लास्ट 5 ईयर प्लान था, उस लास्ट 5 ईयर प्लान के जो क्या क्या ऑब्जेक्टिव थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या थे? तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव था कि टू क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज इन द नॉन फार्म सेक्टर। नॉन फार्म सेक्टर यानी कि खेती से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, और वहां पे 50 मिलियन नए जो वर्क अपॉर्चुनिटी जो होते हैं उसको क्रिएट करना था। जेंडर एंड सोशल गैप जो स्कूल के अंदर चल रहा है, सीधे समझ में आ रही भाई, बॉयज और गर्ल्स के बीच में जो डिफरेंसेस हैं उसको कम करना था, ठीक ना। इनहांस करना था एक्सेस टू हायर एजुकेशन, यानी कि अधिक से अधिक लोग जो होंगे पढ़ाई कर सके, उसको इनहांस करना था। उस चीज के ऊपर ये 5 ईयर प्लान बना हुआ है, ठीक ना। उसके बाद जो माल न्यूट्रिशन, तुम लोग समझते हो ना, 0 से 3 इयर्स के एज के बच्चों को माल न्यूट्रिशन का मतलब हो गया कि उनको सही तरीके से फूडिंग नहीं मिल पा रही है, उसको कम करना, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाना, सभी जगह इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाना गांव गांव तक, 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन को प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना, ग्रीन एरिया जो कवर होता है उसको 1 मिलियन हेक्टेयर तक हर साल बढ़ाना, और एक्सेस टू बैंकिंग सर्विसेज देना सभी 90% हाउस होल्ड को। ये उसके ऑब्जेक्टिव थे। मतलब कि हम क्या करते हैं कि एक टाइम पे सोच लेते हैं कि हमें क्या क्या करना है, और उसी को एक प्लानिंग के अंदर डाल लेते हैं, इसी को हम लोग 5 ईयर प्लान बोलते हैं। समझ में आ रही बात? हो गया।
अब देखो ये एक लॉन्ग टर्म प्लान होते है, तो रिजल्ट क्या होता है कि इसका इफेक्ट हमको बहुत देखने को मिलता है। लॉन्ग टर्म प्लान काफी अधिक सक्सेस करते हैं, और इस सक्सेसिटी के चलते क्या होता है, इनके सक्सेस रेट के चलते क्या होता है कि हम लोग बहुत अधिक चीजें चेंजेस भी देखे हैं। जैसे कि अगर हम लोग फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करें, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में बहुत कुछ चेंज किया गया था। देखो आपके पास वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो डिस्कस किया था, डील किया था एग्रीकल्चर पे, और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं वो आपके सामने है। तो जमींदारी सिस्टम, जमींदार तो हम लोग सुनते थे ना, एक जमीन जो था वो दे दिया था कि आप ही का है, आप ही को इसके ऊपर रूल करना है। तो जमींदारी सिस्टम इसको एबोलिश किया गया, जमीन को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया, दोबारा से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, और स्कैटर लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट किया गया। बताओ जरा, कुछ कोई प्रॉब्लम है और ये क्या है यहाँ पे? देखिए समझते हैं जरा, ये वाला थर्ड वाला पॉइंट तो वो क्लियर है, स्कैटर्ड लैंड होल्डिंग वेयर कंसोलिडेटेड, ये आप लोग समझ रहे हो क्या है ये थर्ड वन? आई थिंक समझ रहे हो, इसलिए किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं लेगा, तो फिर ठीक है हम आगे बढ़ते हैं। नहीं समझे सर, अब क्या? चलो देखो, स्कैटर लैंड होल्डिंग क्या होता है, तुम अपने गांव में जा गए होगे ना, तो गांव में तुम्हारे गार्जियन कहते हो कि मेरा यहाँ पे जमीन है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है। मतलब कि जमीन है लेकिन कहाँ है, अलग अलग जगहों पे है और छोटे छोटे टुकड़े हैं। ऐसा होता है ना, गांव में जनरली ये कहा जाता है। ठीक है, तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि ठीक है, ये जमीन आप इसके यहाँ पे जिस जो नजदीक है उसको दे दीजिए, ये जमीन यहाँ पे जो नजदीक है उसको दे दीजिए, इसके बदले में आपके आसपास का जो जमीन होता है वो खरीद के हम आपको दे दे रहे हैं। तो आप इसके साथ जाओगे, इस पॉलिसी के साथ, इसको पॉलिसी को अपनाओगे कि नहीं अपनाओगे? आओगे ना? हाँ, तो यही चीज किया गया, ये थर्ड वन जो था वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में किया गया है कि स्कैटर लैंड होल्डिंग्स को कंसिडरेट कर दिया जाता था। नहीं तो ये होता है कि आप जनरली उस समय खेती कर रहे हो, तो 3 दूर दूर जगह पे तुम्हारे पास खेत है, तो एक ही जगह खेती कर पाओगे, बाकी 2 जगह तुम्हारे बर्बाद हो जाएंगे, खेती नहीं कर पाओगे। तो ये सभी चीजें उसने किया, मतलब कि सभी जगहों को इकट्ठा करके एक बड़ा सा जमीन, एक बड़ा सा फार्म उसने बना दिया तुम्हारे लिए। ठीक, अब आगे आते हैं हम लोग। ग्रीन रेवोल्यूशन सुने हो ना? पड़ेगा, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, बदलना ही पड़ेगा। रुक जाइए, वेट वेट वेट, थोड़ा सा हम पीडीएफ को छोटा करते हैं। नहीं, गवर्नमेंट रूल्स लगाती है तभी होता है, ऐसा नहीं है कि कभी हम कभी भी हो जाए। चलो यहाँ पे ग्रीन रेवोल्यूशन आपको पता है ना क्या होता है? तब भी करना पड़ेगा, वो खानदानी जमीन को ही। गवर्नमेंट कभी भी आपसे जमीन ले सकती है बाबू, सुनते हो ना, हाईवे बनाना होगा तो गवर्नमेंट जमीन नहीं लेती है, हवाई हाईवे बनाना है, रोड बनाना है, तो आपकी खानदानी हो या आपका कुछ भी हो, आपका घर बना होगा तोड़ के ले लेगी गवर्नमेंट, बदले में आपको पे करेगी। हाँ, उसमें भी केसेस हैं कि आप उसके ऊपर बहुत अधिक ऑब्लिगेशन लगा के रुक सकते हो, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट गवर्नमेंट है। आगे थे, ग्रीन रेवोल्यूशन आप लोगों को पता है, ठीक ना? अब उसके चलते क्या हुआ कि मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी आ चुके हैं। समझ में आ रही बात? पहले चलता था, क्या चलता था, प्लो चलता था, ट्रॉवेल चलता था, खुरपी, ठीक ना, ये सब चलता था। अब आज के टाइम पे ट्रैक्टर है, सोइंग मशीन है, थ्रेसर है, हार्वेस्टर है, ये सभी कुछ आ चुके हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर होगा, सभी अपने आसपास में देखे भी हो सब, मॉडर्न एग्रीकल्चर मशीनरी, ठीक ना? अब यहाँ पे अविराज गूगल ना करो, आगे देखा जाए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, HYV सीड्स, क्या होता है ना, सिंपल सी बात है कि HYV सीड्स में होता क्या है कि आपका जो सीड है ना, वो सीड प्रोडक्शन काफी अधिक करता है। सिंपल सी बात है, देखो एक एक मतलब कि वैसे ये सही बात नहीं है, लेकिन लोग कहता है कि पंजाब का जो गेहूं होता है ना, वो छुहारे के साइज का होता है। समझ रहे हो? छुहारा तुम लोग सुने हो ना, ठीक ना? ये एक कहावत है। सिंपल सी बात क्या होगा कि एक जगह से आपका सीड जो होगा, उस सीड बहुत ही बैड क्वालिटी का था,
अब उससे जो प्रोडक्शन हो रहा था वो भी प्रोडक्शन बैड क्वालिटी का था। तो नया जो HYV सीड्स हुआ है ना, वो क्या कहे कि कम ही एरिया में आपका प्रोडक्शन बढ़ाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो यही होते हैं हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी। समझ में आ रही बात? हाई यील्डिंग वैरायटी HYV सीड्स, यानी कि अधिक यील्ड आपको प्रोवाइड करेगा। समझ में आया? ठीक ना। और इसको पता करने के लिए, बताने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना है जिसका नाम है नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। ठीक ना। और उसके अलावा स्टेट में भी होता है स्टेट फार्म्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक ना। ये सभी के सभी सीड एजेंसी है जो कि सीड्स को चेक करते हैं कि सीड्स की क्वालिटी कैसे है। ठीक, समझ में आ रहा है? ये सभी के सभी हम लोग एग्रीकल्चर के अंदर ही डिस्कस कर रहे हैं। फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, अब तुम लोग ये पता है फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बढ़ चुका है हमारी कंट्री में, खूब अधिक इसका यूज कर रहे हैं हम लोग। ठीक ना। और इसके लिए क्या होता है, गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर बनाने के लिए कई सारी जगह पे इंडस्ट्री सेटअप किए हैं, जैसे कि सिंदरी में, राउरकेला, नंगल, मतलब इन सभी जगह फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड बन रहे हैं खूब अधिक अमाउंट में। और किस लिए? ताकि एग्रीकल्चर डेवलप कर सके। इरिगेशन, मोस्ट ऑफ द मेंबर हमारे पास, हमारे जो फार्मर्स थे, वो फार्मर्स डिपेंड करते थे किस पे? तो नेचुरल रेनफॉल पे, इरिगेशन फैसिलिटी के लिए। आज के टाइम पे भाई नहीं, रेनफॉल नहीं चाहिए, रेनफॉल से क्या ही मतलब है। हमारे पास इरिगेशन फैसिलिटी जो होंगे वो डेवलप कर चुके हैं। और हम क्या कर सकते हैं कि अब कैनाल है हमारे पास हैंड पंप है, और जो HYV सीड्स खूब अधिक पानी लेते हैं, अबंडेंट वाटर लेते हैं, उनको भी हम वाटर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक ना। तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हमारे पास हुआ है। क्या ये चीज समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने खूब अधिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट कर लिया है। क्लियर है? क्लास हम डिस्कस करने में काफी अधिक डिस्कस कर लिए, टाइम कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? कुछ ऑर्गेनाइजेशन का नाम रखिए, याद रखिएगा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये 1973 में खोला गया और अभी बहुत ही फेमस है। ICAR, द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ाई करवाता है। ठीक ना। आप उसके बारे में रिसर्च कीजिए, एग्रीकल्चर के ऊपर में डिस्कस कीजिए। और अब जो होगी कृषि की भी पढ़ाई होना शुरू हो गई है। आई थिंक ये आपको पता होगा, लोग कृषि से, एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन भी करते हैं। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री समझ रहे हो? छोटे इंडस्ट्रीज, बड़े इंडस्ट्रीज, जहाँ पे आप किसी भी रॉ मटेरियल को यूज करो और उसको एक फिनिश गुड में बदल दो, यही ना इंडस्ट्रीज होते हैं। ठीक ना। तो हमारे जब कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी, तो इंडिपेंडेंट होने के बाद हमारे कंट्री में बहुत ही छोटे छोटे इंडस्ट्रीज थे। और वो इंडस्ट्री थे जैसे कि टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री। और ये जो होंगे हेवी इंडस्ट्री हमारे पास, उसमें बहुत ही कम थे। लेकिन फिर क्या होता है कि फिर एक ऐसा टाइम आता है जब हमारे कंट्री में 5 ईयर प्लान क्या करते हैं, यही 5 ईयर प्लान, बहुत सारे 5 ईयर प्लान में ना, मतलब कि थर्ड के बाद जितने भी लगभग 5 ईयर प्लान है उसमें इंडस्ट्रीज के ऊपर डेवलपमेंट किया गया है। और हमारे कंट्री में बहुत सारी इंडस्ट्री आ गए। और बहुत सारी इंडस्ट्री को आने के प्रोसेस को हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन बोलते हैं। आई थिंक आपको याद होगा, इंडस्ट्रीज लगना जो होगा क्या कहता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है। समझ में आ रही बात? अब अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है तो ये जो अभी आपने पढ़ा है भाई, चाहे आपका इरिगेशन फैसिलिटी हो, फर्टिलाइजर फैसिलिटी हो, ये सब के सब इरिगेशन से ही आए हैं ना, तो सॉरी इंडस्ट्री से ही आए हैं ना। ठीक ना। आज के टाइम पे बिल्डिंग है, टेक्सटाइल है, शुगर है, ये सब के सब क्या है, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही है। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, आगे हम लोग देखते हैं कॉटन इंडस्ट्री। तो कुछ इंडस्ट्री जो कि हम लोग अपने घरों में चला सकते हैं, जैसे कि ऑयल का कारखाना। भाई ऑयल मतलब तेल, तुम लोग सुनते हो ना, आसपास में जाइए, वहां से तेल सीड्स दीजिए और तेल लेकर आइए, ऑयल लेकर आइए, सरसों तेल का होता है ना। अरे आटा चक्की वाले जनरली। ठीक ना। ये कौन सी इंडस्ट्री है? दीज आर कॉटन इंडस्ट्री। बहुत ही पहले से थे लेकिन डेवलप नहीं कर पाए। अब क्या है कि अब ये सब भी डेवलप करना शुरू किया। बहुत जगह पे तुम देखते हो कि कॉटन इंडस्ट्री होते होते वो अपना एक बड़ा इंडस्ट्री की तरफ डेवलप होना शुरू हो गया। लेकिन ये एक्चुअल में कॉटन इंडस्ट्री तब कहलाएगा जब ये घर तक सीमित रहेगा। अगर वहां से बढ़ रहा है तो वो कॉटन इंडस्ट्री नहीं है, वो अब जो होगा वो स्मॉल स्केल या लार्ज स्केल कहलाएगा। ठीक। कोई प्रॉब्लम हो तो जल्दी बताइए मुझे। वही है बाबू, ग्रेजुएशन होता है BSc इन एग्रीकल्चर, ग्रेजुएशन करना है आपको एग्रीकल्चर में। ठीक ना।
अब देखो, अब क्या होता है, गवर्नमेंट देखो जनरली तुम्हारे पास अगर 1 करोड़ से कम पैसा है, ये अगर एक्चुअल बात कर रहे हैं, तो फिर क्या होता है कि उस टाइम पे तुम इंडस्ट्री जो भी खोलोगे उसको हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहते हैं। भाई स्मॉल स्केल जो होंगे वो भी बहुत कम पैसे नहीं लगते हैं उसमें, नाम ऐसा नहीं है, कम पैसे कॉटेज इंडस्ट्री में लगते हैं। स्मॉल स्केल में 1 करोड़ के लगभग में पैसा, मतलब कि तुम्हारे पास कई लाख रुपए होने चाहिए तब तुम उसको खोल सकते हो। घर में नहीं खोल सकते हो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को। लेकिन हाँ, ये फिर भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री से सस्ते होते हैं, तो इसको खोलने के लिए गवर्नमेंट भी बहुत अधिक हेल्प करता है। और ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होंगे बहुत सारे एसेंशियल गुड जैसे कि सोप्स, ठीक ना, होजियरी, हैंड टूल्स, यूटेंसिल्स, ये सभी के सभी बनाते हैं। ठीक। और ऐसे में जो होगा कुछ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं जिसको बड़े इंडस्ट्री अपने पास यूज कर सकते हैं, वैसे इंडस्ट्रीज को हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। वैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि अपना प्रोडक्ट ऐसा बनाया जिसको लार्ज स्केल इंडस्ट्री यूज कर पाए या बड़े इंडस्ट्री जो होंगे वो यूज कर पाए, तो जो छोटे इंडस्ट्री होंगे उसको हम लोग एंसिलरी इंडस्ट्रीज बोलते हैं। हो गया। अब देखते हैं जरा क्या क्या बेनिफिट दिया गया, गवर्नमेंट ने क्यों कहा है कि आप अधिक से अधिक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होगा डेवलप कर ली ताकि जॉब अपॉर्चुनिटी बन जाएगी आपकी। अब वो इस जॉब अपॉर्चुनिटी को बढ़ाने के लिए कुछ बेनिफिट हमको देता है। सबसे पहला कह रहा है कि टैक्स बेनिफिट, ये जो होगा ऑफर किया जाता है स्मॉल स्केल को कि हम आपसे बहुत ही कम टैक्स लेंगे। समझ में आ रही बात। अब अगर आपका एरिया जो होगा बैकवर्ड एरिया में अगर आप खोले हैं, नहीं नहीं, बल्ब भी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, बल्ब स्मॉल स्केल है, मत उसके लिए ऊपर चिंता ना करो, ठीक ना। दूसरा उसने कहा कि स्पेशल टैक्स इंसेंटिव्स लेकर आता है, मतलब कि जो भी सामान अगर आप बना रहे हैं उस सामान के ऊपर तुम लोग सुनते होगे ना, एक चीज तुम लोग सुनते होगे, सब्सिडी, सुने हो सब्सिडी, यानी कि अगर आपको कॉस्ट उसके ऊपर पड़ता है 20 रुपीज तो आप उसको 18 रुपए में बेच सकते हो, बदले में जो 2 रुपीज होगा वो 2 रुपीज आपको गवर्नमेंट दे देगा, जो भी बेनिफिट है, तो वो टैक्सेस वगैरह आपको प्रोवाइड करता है। कुछ सब्सटेंस को रिजर्व कर दिया कि इसको बड़े इंडस्ट्री बनाएंगे ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ स्कूल में ही बनेंगे, ठीक ना। और स्पेशल ट्रेनिंग फैसिलिटी भी उसने खोल दिया है ताकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो होगा वो डेवलप कर सके। ये बुक जब तक है इसमें बस 2 ही इंडस्ट्री के ऊपर डिस्कस किया, एक प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर, बाकी किसी के ऊपर डिस्कस नहीं किया है। आज के टाइम पे सबसे डेवलपमेंट होता है आईटी सेक्टर में, जिसके ऊपर इस बुक में चैप्टर चर्चा नहीं की गई, डिस्कशन नहीं किया गया। समझ में आ रही बात। होता था अभिराज, अब नहीं होता है। हो गया। हाँ, इंडस्ट्री चैप्टर में है, देखेंगे हम लोग। अब आगे आते हैं हम लोग जरा लिज्जत एक स्टोरी जो होगा देख लेते हैं। अच्छा देख लेते हैं, पर मैं रुक जाओ, एक बार चैप्टर में देख लेते हैं जरा। तो लिज्जत एक कहानी है। लिज्जत एक कहानी क्या है, तो श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ जो होगा, उन्होंने लिज्जत नाम का एक पापड़ बनाना शुरू किया था। 7 हाउसवाइफ थी, इन्होंने मुंबई में अपना एक कॉटन इंडस्ट्री जो था वो खोला था, ठीक ना। 1959 में खोला हुआ था मात्र 80 रुपए लगाकर। और अगर बात करें तो आज इसका टर्नओवर 300 करोड़ से अधिक का है। लिज्जत जो होगा कई सारे प्रोडक्ट बनाता है और इसके जो होंगे ब्रांचेस 17 स्टेट से अधिक स्टेट में है। आप लोग भी लिज्जत पापड़ कभी ना कभी खाए होंगे, खाए हो ना। अब देखो, अब आगे देखते हैं हम लोग पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि सरकारी, प्राइवेट सेक्टर यानी कि जो होगा आपका गैर सरकारी, यानी कि सीधे समझ ही रहे हो सब। पब्लिक एंड प्राइवेट में कोई डिफरेंसेस है? किसके सामान सस्ते होंगे, पब्लिक के कि प्राइवेट के? किसके सामान, पब्लिक सेक्टर के सामान सस्ते होंगे ना। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री खोले थे। और बहुत सारे पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री अभी भी बहुत ही ज्यादा बड़े बड़े उद्योग हो चुके हैं, जैसे HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल, भेल का नाम दिया, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल का नाम दिया, ये सब के सब प्राइवेट पब्लिक है। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर का मुख्य काम क्या होता है, फायदा कमाना, तो वो कभी भी लॉस में काम नहीं करेगा। लेकिन पब्लिक सेक्टर जो होगा वो लॉस में भी काम कर सकता है। पब्लिक सेक्टर का काम होता है आपको सर्विस पहुंचाना।
तो पब्लिक सेक्टर लॉस में भी काम कर सकता है, प्राइवेट सेक्टर सिर्फ और सिर्फ फायदे के लिए काम करेगा। समझ में आ रही बात? तो प्राइवेट सेक्टर जो होगा वो बिजनेस मोटिव के लिए अपना खोलते हैं। अब इनमें से भी कुछ एग्जांपल है, तुमने सुने ना, जॉनसन एंड जॉनसन का नाम दिया, रिलायंस का, बहुत सारे नाम तुम लोग जानते हो कि प्राइवेट सेक्टर है। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जिसमें प्राइवेट लोग का भी हाथ होता है और साथ ही साथ सरकार का भी हाथ होता है, उसको हम लोग ज्वाइंट सेक्टर बोलते हैं। तो 3 सेक्टर हो गए हमारे पास, पब्लिक, प्राइवेट एंड ज्वाइंट। कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्वेश्चन, हिंदुस्तान पेट्रोलियम पब्लिक है कि प्राइवेट है, बताइए आप लोग। नहीं बता रहे। हिंदुस्तान पेट्रोलियम जो होगा ना, ये एक इंडियन स्टेट ऑन्ड यानी कि पब्लिक सेक्टर जो होगा वो ऑर्गेनाइजेशन है, एचपी। ठीक ना? चलो अब आते हैं सोशल सेक्टर में। हम लोग 2 चीज डेवलप कर चुके हैं, अब सोसाइटी को डेवलप करते हैं। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए हमारे पास सबसे पहली पॉलिसी आई थी एजुकेशन के लिए, और उस एजुकेशन की पॉलिसी का नाम था सर्व शिक्षा अभियान। ठीक ना? 2001 ये इस ईयर में आई है, और इसके हिसाब से 6 से 14 साल के सभी बच्चों को, चाहे वो किसी कास्ट के हो, किसी जेंडर को हो, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देना जरूरी है। सरकारी स्कूल इसीलिए खोले गए हैं। समझ में आ रही बात? ठीक, कोई दिक्कत इसमें? सर्व शिक्षा अभियान 2001 में आया है, और ये कितने साल के बच्चों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन देता है? तो 6 to 14 इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड जेंडर। ओके, आगे आते हैं सैनिटेशन। सैनिटेशन, साफ सफाई के लिए। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे कि तुम्हारे घर का नाला जो कहीं बह जाता है ना, उसके लिए निर्मल ग्राम पुरस्कार ये शुरू किया गया है 2002 से। निर्मल ग्राम पुरस्कार, ठीक ना? ये गांव में शुरू किया है कि गांव में जो पानी इधर उधर बहते जाता है ना, उसको कंट्रोल कर सके। और अर्बन एरियाज में अब तो ट्राई किया जाता है कि आपका जो बहुत सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जो होंगे वो डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि रिसाइकलिंग और रीयूज ऑफ सीवेज जो होगा उसको हम लोग क्या कर सके, इनकरेज कर सके। और ऐसे में स्वच्छ भारत अभियान तुम सुने हो ना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत मिशन, ये भी प्रधानमंत्री मोदी की एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना, जिसको हम लॉन्च किया गया है 2 अक्टूबर 2014 को, महात्मा गांधी की जन्मदिन के अवसर पर। ठीक ना? स्वच्छ भारत अभियान। ठीक, समझ में आ रही बात? ठीक ना? लास्ट टॉपिक्स क्या डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। कोई प्रॉब्लम होगी तो मुझे रोक दीजिएगा, ऐसा नहीं कि हमको चैप्टर खत्म ही करना है, लेकिन कोई प्रॉब्लम होगी तो उस पर डिस्कस करके आगे बढ़ सकते हैं लोग। वैसे भी आप लोग का लास्ट क्लास है, तो अभी टाइम तो चल सकता है ना लंबा समय तक। हो गया? तुम लोग देखते होगे ना, सरकारी हॉस्पिटल का नाम तुम लोग सुने हो ना, होता है सरकारी हॉस्पिटल। छपरा में कौन सा सरकारी हॉस्पिटल हॉस्पिटल है? सदर अस्पताल बोलते हैं ना, सदर हॉस्पिटल। ठीक, मतलब कि कौन से सब जगह हुआ सब। तो वैसे ही अब और डेवलप करने के लिए क्या होता है कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो होगा उसको स्टार्ट किया गया 2005 में, मतलब कि ये बात की बात कर रहे हैं, ताकि और बेटर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो होगा वो दिया सके। और नेशनल हेल्थ अर्बन हेल्थ केयर मिशन ये भी जो होगा स्टार्ट किया गया है, ताकि जो अर्बन हेल्थ केयर होगा उसके ऊपर भी ध्यान दिया सके। बिसाइड्स कि हमारे पास पहले से भी हॉस्पिटल्स अवेलेबल हैं। ठीक ना? इसके बाद एक तुम लोग सुनोगे, एम्प्लॉयमेंट के अंदर महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, इसको हम लोग नरेगा के नाम से बोलते हैं, बहुत कोई इसको मनरेगा भी बोलता है, नरेगा मनरेगा। ठीक ना? पहले नरेगा था, बाद में इसके ऊपर महात्मा गांधी लगा दिया गया, महात्मा गांधी हो गया, मनरेगा हो गया। इसके अनुसार हर एक आदमी को, अगर कोई मतलब कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्क करता है, अगर कोई लेबर है, तो उसको 100 दिन तक वर्क की गारंटी गवर्नमेंट देता है। इन केस अगर 100 दिन तक काम नहीं दे पाया, तो बदले में उनको वो पेमेंट करता है, उनको अलाउंस प्रोवाइड करता है। तो 100 दिन तक पेमेंट की गारंटी देता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। ये 2005 में आया हुआ, ये सब 2005 में आया हुआ। ठीक ना? अब तुम लोग इंदिरा आवास सुनते हो तुम लोग ना, इंदिरा आवास सुने हो तुम लोग? इंदिरा आवास,
गांव में होता है जनरली घर देने के लिए। तो वैसे क्या होता है कि अर्बन एरियाज में बेसिक सर्विस टू अर्बन पुअर, ठीक ना, और इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसके अनुसार स्लम एरिया तुम सुनते हो ना, बहुत सारे लोग जो होंगे इधर उधर रहते हैं, जहाँ पे उनको जब भी मूवीज में देखते हो कि आता है सब भगा के चला जाता है, होता है ना, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर आएंगे, स्लम एरिया को खाली करवा देंगे, वहां पे अपना बिल्डिंग बना लेंगे। तो उसके लिए प्लान किया गया है कि हाँ स्लम एरिया तो खाली करवाना है, तो उसके बदले में अगर स्लम एरिया गवर्नमेंट खाली करवाती है तो बदले में उनको रूफ प्रोवाइड करती है। रूफ मतलब छत नहीं, रूफ मतलब उनको घर प्रोवाइड करती है, और वो आता है बेसिक सर्विस टू द अर्बन पुअर, ठीक ना, एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग एंड स्लम डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना, वही जो इंदिरा गांधी है योजना है, उसी का एक दूसरा रूप है, ताकि गांव में भी जो लोग हैं उनके पास जो होगा वो घर बन सके। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना ये बनाई गई है, ठीक, हाउसिंग के लिए। द लास्ट वन इज रूरल डेवलपमेंट। गांव का विकास करना है तो उसके लिए, उस डेवलपमेंट के लिए भारत निर्माण प्लान जो होगा वो भी लागू किया गया है, ये भी 2005 का प्लान है, ठीक ना। इसके अंदर क्या क्या किया जाएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर करना है कि ऑल वेदर रोड बनाना है, टेलीफोन प्रोवाइड करना है गांव के अंदर, मतलब कि टेलीकम्युनिकेशन प्रोवाइड करना है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर की जो होगा उसकी व्यवस्था करनी है, रूरल हाउस होल्ड को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है, और लगभग 60 लाख पक्के घर, यहाँ पे छूटा हुआ है पक्के घर, ठीक ना, वो बनाना है। एंड ब्रिंगिंग एज मच एज 1 करोड़ हेक्टेयर ऑफ लैंड अंडर इरिगेशन। 1 करोड़ हेक्टेयर जो लैंड होगा उसको इरिगेशन के अंडर लेकर आना है। ऑल वेदर रोड का मतलब एक तुम लोग कच्चा रोड सुनते हो, एक पक्का रोड सुनते हो ना पूर्णिमा, कच्चा रोड और पक्का रोड। कच्चा रोड बरसात में काम नहीं करते हैं, ठीक ना, यही जो पक्का रोड होता है उसको हम मेटल्ड रोड भी बोलते हैं, वो बरसात में भी वर्क करते हैं ना, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं ऑल वेदर रोड। जो पक्का रोड होते हैं उन्हीं को हम लोग, इरिगेशन मीन्स, आदित्य यादव इरिगेशन मीन्स पूछ रहे हैं भाई, इरिगेशन मतलब क्या होता है? खेत में खेती करोगे तो पानी देना पड़ेगा बाबू, वाटरिंग ही इरिगेशन है। और कुछ किसी को और कोई डाउट, क्योंकि चैप्टर हम लोग का एंड हो चुका है, और किसी कोई डाउट है कि पूछना है तो बोलिए। 1 हेक्टेयर, ठीक ना। चलो देखो, हेक्टेयर मतलब समझते हैं सबसे पहले, सबसे छोटा यूनिट अगर हम लोग मिलीमीटर की बात करें, ठीक ना, तो मिलीमीटर के बाद क्या आता है? सेंटीमीटर, उसके बाद डेसी, फिर मीटर मतलब नहीं आता है, हाँ डेसी, उसके बाद फिर आता है मीटर, राइट, मीटर आता है, डेसी के बाद मीटर, डेसी के बाद मीटर, उसके बाद 10 मीटर का क्या होता है? 10 मीटर का एक डेक्का होता है ना, और 10 डेक्का का होता है 1 हेक्टो, होता है ना। हाँ बस हेक्टो पे आ जाओ, यानी कि 100 मीटर का 1 हेक्टो हो गया ना, तो 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा, उसको अगर करो तो कितना हो गया? 100 इंटू 100, 10,000 स्क्वायर मीटर हुआ ना, तो 10,000 स्क्वायर मीटर इज 1 हेक्टेयर, हेक्टो इंटू हेक्टो यानी कि 1 हेक्टेयर। ओके, चलिए फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में एमसीक्यू आयरन सिंह खुद से एक बार कर लेना, उसके बाद अगर प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। चलो देखो जरा, ये एमसीक्यू में दिया हुआ है कि भाई हाउ मेनी एनुअल प्लान्स डिड द प्लानिंग कमीशन इम्प्लीमेंटेड टिल डेट, कितना किया हुआ है, मतलब ये यूनिट का है। हाँ, 11th 5 ईयर प्लान, 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक लागू किया गया था? 11th 5 ईयर प्लान बताओ जरा। 12 से 17 तक चला हुआ है लास्ट वाला ना, तो उसके पहले 7 से 12 11th वाला चला होगा। इनमें से किस में लैंड रिफॉर्म मेजर नहीं किया गया है? कंसोलिडेशन ऑफ स्कैटर लैंड होल्डिंग किया गया था ना, एबोल्यूशन ऑफ जमींदारी ये किया गया था ना, रिडिस्ट्रीब्यूशन लैंड ये भी किया गया था, क्या नहीं किया गया था?
तो इंट्रोडक्शन ऑफ इरिगेशन नहीं किया गया था ना, थर्ड का भी, ठीक है। फोर्थ वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज मैनेज बाय बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट किसको मैनेज करते हैं? ज्वाइंट को। द बेसिक सर्विसेज टू द अर्बन पुअर एम्स एट प्रोवाइडिंग, बेसिक सर्विसेज टू अर्बन पुअर, बेसिक सर्विसेज क्या प्रोवाइड करता है? हाउसिंग, सैनिटेशन, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट। हाउसिंग अभी हमने पढ़ा ना, हाउसिंग प्रोवाइड करता है। ओके ओके देन क्लास ओवर करते हैं, हो गया आर्यन तुम्हारा? ओके, ending the class. Bye bye everyone, good night.